तो चलिए अब शुरू करते हैं अच्छी खबर और सच्ची खबर का सिलसिला। एक के बाद एक बड़ी खबर आपको विस्तार से समझाएंगे। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले आज बात होगी MQ-9B ड्रोन की। भारत अब अमेरिका के सबसे हाईटेक MQ-9B रीपर ड्रोन को खरीदने की तैयारी कर रहा है। नौसेना दिवस के मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने इस बात की तरफ इशारा किया। कहा जा रहा है कि चीन से लगी सीमा पर हिंद महासागर में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए $3 अरब की लागत से 30 ड्रोन खरीदने की तैयारी है। हालांकि भारतीय सेना के पास अभी स्वार्म, हरोप, हेरॉन जैसे कई ड्रोन मौजूद हैं जो निगरानी और सर्विलांस के लिए हैं, मगर MQ-9B ड्रोन आने से यह ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यानी चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की हरकतों पर नजर रखना और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद आसान हो जाएगा। जैसा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में छिपे अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को मार गिराने में किया था। जो जंग के मैदान में दुश्मन के लिए है काल, जिसकी निगरानी क्षमता है बेमिसाल, जिसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को दिलाई है बड़ी सफलता, उस MQ-9B ड्रोन को अब भारत अमेरिका से खरीदने की तैयारी कर रहा है। विस्तारवादी चीन की हिंद महासागर और LAC पर बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए इसकी जरूरत महसूस की गई है। इसलिए इस खास ड्रोन को भारतीय सेना के बेड़े में शामिल करने की तैयारी तेज कर दी गई है। नौसेना दिवस के मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने एक सवाल के जवाब में इस बात की ओर इशारा भी किया। We are looking at unmanned, not just aircraft, unmanned surface vessel, unmanned underwater vessels, and so on. Fair amount of work is already in progress. We have also, achieved some success in developing unmanned underwater vessels as well. And drones, you are aware, substantial progress has been made, and we have now tested them for operations from moving platforms at sea. But we are looking at unmanned aerial combat vehicles, and similarly the surface as well as underwater vehicles also will be capable of not just surveillance but carrying out missions including combat. So this is the future. गलवान की घटना के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है, जिसे बातचीत के जरिए कम करने की कोशिश की गई, मगर चीन आए दिन कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसकी सबसे ताजा मिसाल इसी साल नवंबर महीने में देखने को मिली, जब उसने अपना जासूसी जहाज युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर खड़ा किया था, जो ये बताता है कि चीनी सेना जासूसी जहाज के जरिए प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बढ़ाने में जुटी है। चीन की इन्हीं हरकतों का जवाब देने के लिए ये MQ-9B ड्रोन भारतीय सेना के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि ये जासूसी, सर्विलांस, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के अलावा एयर सपोर्ट बंद करने और हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी सेना एक साथ कई कामों को इस ड्रोन के जरिए अंजाम दे सकेगी। डिफेंस सिस्टम में अगर मजबूती के साथ आपको आगे बढ़ना है तो नए नए उपकरणों को अपनाना ही होगा। MQ-9B प्रेडेक्टर ड्रोन भी उनमें से एक है। अमेरिका के साथ भारत की डील चल रही है और ऐसे में बहुत जल्द जब ये भारत आ जाएगा तो ऐसी स्थिति होगी कि आप समझ नहीं सकते कि नौसेना, थल सेना, वायुसेना के लिए ये अपने आप में बहुत ही नायाब तोहफा होने वाला है। हालांकि अंतिम चरण में फिलहाल ये चल रहा है, लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से डील बन रही है, तीसरे चरण के बाद बहुत जल्द अगले कुछ महीनों में ये भारत को सबूत कर दिया जाएगा। अमेरिकी सेना लंबे वक्त से इनका इस्तेमाल भी कर रही है और वो इन ड्रोन के जरिए कई सफल ऑपरेशन भी कर चुकी है।
इसकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए साल 2020 में भारतीय नौसेना ने अपनी निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका से MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन लीज पर लिए थे, जिनसे नौसेना को हिंद महासागर पर कड़ी नजर रखने में मदद मिली है और अब करीब $3 अरब की लागत से 30 MQ-9B ड्रोन खरीदने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। जिनके आने से चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान की नई ताकत बनने जा रहे MQ-9B ड्रोन के बारे में, खबर है कि भारतीय सेना के तीनों अंगों में इसकी तैनाती होने जा रही है। आसमान के सटीक निशानेबाज के तौर पर यह तैनाती होने जा रही है, जिससे न सिर्फ हिंदुस्तान की सेना की मारक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि चीन और पाकिस्तान से सटी सरहद की भी मजबूत निगरानी होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका से इस घातक और अत्याधुनिक ड्रोन को लेकर चल रही डील यानी बातचीत आखिरी दौर में है। ऐसे में इस डील से भारत की ताकत कई गुना क्यों बढ़ जाएगी, इस बात को जानने समझने के लिए हमने इसकी खूबियों के बारे में जानना होगा। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन वही ड्रोन है जिसने काबुल में अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी को ढेर किया था। इसी ड्रोन से हेलफायर मिसाइल दागी गई थी और घनी रिहाइश के बीच रह रहे 9/11 अटैक के मोस्ट वांटेड आतंकी जवाहिरी को बचने का मौका तक नहीं मिला था। यानी MQ-9B ड्रोन अपने लक्ष्य से कभी चूकता नहीं है। दुश्मन निशाने पर आया नहीं कि समझो गया काम से, क्योंकि यह खुद को दुश्मन की जद से दूर रखते हुए टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए इसकी खासियत के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। आपको हम बताएं कि यह पूरी तरह रिमोट कंट्रोल से चलने वाले इस ड्रोन को उड़ाने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, जो जॉयस्टिक के जरिए दूर बैठकर कंप्यूटर की मदद से इसे उड़ा सकते हैं। अपनी इसी क्षमता की वजह से MQ-9B ड्रोन का इस्तेमाल सर्वेलांस और दुश्मनों पर चुपके से हमले के लिए होता है। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से यह ड्रोन दुश्मन के इलाके की खुफिया जानकारियां जुटा सकता है। इस ड्रोन के उड़ान की रेंज 1900 किलोमीटर है, यानी प्रीडेटर कहे जाने वाला यह ड्रोन करीब 1900 किलोमीटर एरिया की निगरानी कर सकता है। सूत्रों के अनुसार MQ-9B ड्रोन 1 घंटे में 482 किलोमीटर तक उड़ सकता है। यह ड्रोन एक बार में करीब 35 घंटे तक हवा में रह सकता है और इतने लंबे समय तक हवा में रहते हुए दुश्मन इलाके पर पैनी नजर भी रखता है। MQ-9B ड्रोन के पंखों की लंबाई 65 फीट 7 इंच और इसकी ऊंचाई 12 फीट 6 इंच होती है। बिना पायलट उड़ने वाला ड्रोन हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है, जिसमें 4 हेलफेयर मिसाइल भी शामिल है। एक बार में 450 किलो वजन के बम ले जाने में सक्षम ये ड्रोन जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों को भी नस्तनाबूद कर सकता है। खास बात यह है कि इस ड्रोन की मदद से समुद्र के अंदर गहराई में मौजूद पनडुब्बियों पर भी नजर रखी जा सकती है। साथ ही इसके थर्मल सेंसर कैमरे रात के अंधेरे में होने वाले इंसानी मूवमेंट को भी पकड़ सकते हैं। यानी यह आसमान का वो योद्धा है जो रण में हमेशा जीत की हुंकार भरता है, क्योंकि यह खुद को दुश्मन की जद से दूर रखते हुए टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। यह ड्रोन अपने आप में किसी फाइटर जेट यानी लड़ाकू विमान से कम नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें कोई पायलट नहीं होता, लेकिन फिर भी लंबे समय तक हवा में रहने वाले इस ड्रोन से सुरक्षा बलों की ताकत में इजाफा होता है। अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रीडेटर नाम से इस मशहूर ड्रोन को बनाती है। भारत और अमेरिका के बीच अमेरिकी MQ-9B ड्रोन को लेकर रक्षा सौदा बातचीत के अंतिम दौर में है और अगर यह डील फाइनल होती है तो यह $3 अरब यानी $22,000 करोड़ में भारत को 30 ऐसे हवाई योद्धा मिल जाएंगे जो घातक हथियारों से लैस होंगे। आपको बता दें कि घातक मिसाइलों से लैस होंगे, जिन्हें चीन के साथ लगने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC और भारत की समुद्री सीमाओं में सर्विलांस और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर है इस ड्रोन के जरिए भारतीय सेना एयर डिफेंस के बेहद मजबूत उसका डिफेंस होने वाला है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश रचते हैं, उन पर भी लगाम कसने के लिए ऐसे ही माकूल हथियार की सेना को जरूरत है। MQ-9B ड्रोन भारतीय सेना की ताकत तो बढ़ाएगा ही, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी भारत, चीन और पाकिस्तान की हर चाल पर नजर रखने में कामयाब हो जाएगा।
हमारी आर्मी को चीन के साथ जो बॉर्डर है, जहां पर हिमालय की ऊंचाइयों पर दुश्मन के ऊपर नजर रखनी होती है, उससे दुश्मन के ऊपर, चीनी फौज के ऊपर नजर रखी जाएगी। इसी तरह से हमारी नेवी को इंडियन ओशन में चीन की जो नेवी है उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए इस ड्रोन की जरूरत है। ये एक हंटर किलर ड्रोन है, यानी जरूरत के मुताबिक इससे आप इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते हैं, रिकॉनेसेंस कर सकते हैं, दुश्मन के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर जरूरत पड़ी तो इससे हेलफायर लेजर गाइडेड रॉकेट फायर करके या 500 पाउंड के लेजर गाइडेड बॉम्ब ड्रॉप करके आप शत्रु को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण की। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर वायु प्रदूषण की गिरफ्त में है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 300 के पार रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में फिर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप की तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कई तरह की पाबंदियां लागू हो चुकी हैं ताकि दिल्ली की हवा में घुले जहर को कम किया जा सके। कुछ रोज पहले भी दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब हो गई थी, मगर हवाओं के चलने से यानी कि हवा की गति तेज होने से यह संकट ज्यादा दिनों तक नहीं रहा और अब एक बार फिर बढ़ते AQI को देखते हुए सरकार और एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर स्मॉग की चादर में लिपटी हुई है। राजधानी के अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें भी इसी बात की गवाही दे रही हैं। इस वक्त हवा सांस लेने लायक नहीं है। इस स्मॉग के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, खासकर सुबह के वक्त। हालात ऐसे हैं कि गाड़ी चलाने वालों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है जो सुबह सुबह टहलने और रोजमर्रा के कामकाज के लिए अपने घरों से निकलते हैं। किसी को आंखों में जलन महसूस हुई तो किसी को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ा। ये पोल्यूशन से बहुत दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन होती है, लोगों को खांसी हो रही है, जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है। प्रदूषण के कारण वही सांस लेने में बहुत चीज दिक्कत आ रही है और इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। प्रदूषण पे जैसे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं उस पर रोक करनी चाहिए, जैसे कॉलोनी वलोनी में जो भी काम है उसमें गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। स्मॉग और फॉग दोनों मिलकर ऐसा हो गया था जैसे हम लोग गैस चैम्बर में बैठे हुए हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे, आंखों में जलन, पानी, सांस लेने में परेशानी, बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। एक दिन पहले दिल्ली के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का लेवल 400 के पार रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज इसमें थोड़ा सुधार देखने को मिला और AQI 350 के पास रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। हालांकि अभी भी ये हवा सांस लेने लायक तो नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में इस स्मॉग के चलते दिल्ली में हालात ऐसे ही बने रहने वाले हैं। दिल्ली NCR में बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण की मार भी झेलनी होगी। रविवार को जिस तरह से दिल्ली NCR में AQI 400 के पार निकल गया, यहाँ तक कि कुछ इलाकों में 407 के पार था, तो वहीं NCR के ग्रेटर नोएडा में AQI 410 के पार था। हालांकि आज सोमवार को थोड़ी राहत मिलती हुई जरूर दिखाई पड़ रही है। आज जो दिल्ली का AQI है वो 315 के आसपास बना हुआ है। आज राहत जरूर है, लेकिन कल यानी कि रविवार को जिस तरह के हालात थे वो बेहद खतरनाक थे। वैसे तो दिल्ली NCR में लोगों के लिए वायु प्रदूषण की समस्या कोई नई नहीं है। हर साल ठंड के सीजन में लोगों को इस परेशानी से जूझना पड़ता है, जिसे देखते हुए सरकार की ओर से कई कदम भी उठाए गए हैं और ऐसा ही इस बार किया जा रहा है। सरकार की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप की स्टेज 3 को फिर से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली NCR के क्षेत्रों में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया, जिसके बाद जो तमाम एहतियात है वो बरतने शुरू कर दिए गए हैं। ग्रैप 3 में साफ आदेश दिए गए हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम अगर वो बहुत जरूरी नहीं है तो वो नहीं हो सकता और ना ही कहीं पर कोई भी डेमोलिशन का काम यानी कि ध्वस्तीकरण का काम हो सकता है। ग्रैप 3 लागू है। ग्रैप 3 में ये भी कहा गया है कि अगर ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है तो राज्य सरकारें डीजल गाड़ियों के प्रवेश और उनके रोक को लेकर भी निर्णय ले सकती हैं। हालांकि अभी ये नवंबर
के बाद दिसंबर का महीना है और जनवरी की तरफ जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे धुंध बढ़ेगी और धुंध के साथ उम्मीद ये जताई जा रही है कि प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन वायु प्रदूषण का ये संकट काफी बड़ा है, जिसके समाधान के लिए सरकारी स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है लोग भी इसमें अपना सहयोग दें, ताकि दिल्ली एनसीआर को गैस चैम्बर बनने से रोका जा सके और लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा मिल सके। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आखिर दिल्ली एनसीआर में बार बार वायु प्रदूषण की यह समस्या क्यों खड़ी हो रही है? पर्यावरणविद दिक्षु कुकरेजा ने इस सवाल का जवाब दिया। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है जो दिल्ली में बार बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और ये प्रदूषण के चलते ही है। अब ये जो एयर पोल्यूशन जिसे हम मानते हैं, इसकी कई वजहें हैं। तो सिर्फ ये सोचना कि ये एक वजह से, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन डस्ट की वजह से है, या सिर्फ ट्रैफिक की बढ़ते ट्रैफिक की वजह से है, या जो पराली फायर बर्निंग नेबरिंग स्टेट्स में हो रही है उसकी वजह से है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से ये बार बार हो रहा है। और इस चीज के ऊपर, इतनी गंभीर समस्या के ऊपर हमें एकदम से इमरजेंसी बेसिस पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ढूंढना बिल्कुल अनिवार्य हो चुका है। पहले तो हम जैसे अब दिवाली मनाते हैं, क्रैकर फ्री दिवाली होने लग गई है, बहुत कंट्रोल आ गया है कितने क्रैकर्स बर्स्ट किए जाते हैं, कुछ हद तक अभी भी होते हैं, लेकिन वो तो एक बहुत ही नॉमिनल परसेंटेज रह गया है जो पहले जैसे दिवाली मनाई जाती थी। तो वो हमारा मेन कॉज नहीं है पोल्यूशन का। ये जरूर है कि जिस समय साल की दिवाली आती है उस समय जो ओवरऑल वेदर और सीजनल चेंजेस दिल्ली में होते हैं वो इसका प्रभाव ला रहे हैं, जो हमारे पोल्यूशन का वजह बन रहा है। उसमें अगर आप देखें जो एयर डिस्टर्बेंसेस होते हैं, पहले तो नेबरिंग स्टेट्स में स्टबल बर्निंग होती है, उसकी वजह से स्मॉग कलेक्ट हो जाती है और फिर वो एयर आती है, धीरे धीरे हवा जब आती है दिल्ली में फिर वो यहाँ की स्टैटिक हो जाती है क्योंकि विंड डिस्टर्बेंसेस बहुत स्ट्रांग नहीं होते। तो ये चलते और बाकी क्लाइमेट चेंज की वजह से, और प्लस जो हमारे यहाँ पे पोल्यूशन का, वेहिकुलर पोल्यूशन का भी रहता है और बाकी फैक्टर्स होते हैं, वो सारे जब एड अप करें हम तो इस सीजनल डिस्टर्बेंस की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से ये पीरियड आ जाता है जब ये मेजर प्रॉब्लम बन जाती है। तो ग्रैब के तीसरे चरण के तहत आवश्यक परियोजनाओं जैसे रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, आईएसबीटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को छोड़कर दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है। साथ ही वाटर लाइन, ड्रेनेज का काम और इलेक्ट्रिक केबल बिछाने, टाइल पत्थरों को काटने, लगाने, सड़क निर्माण और मरम्मत के कामों पर भी रोक शामिल है। ईंट भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट और स्वच्छ ईंधन पर काम नहीं करने वाले स्टोन क्रशर से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। इस तरह की सख्ती से यह संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार जरूर होगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। चलिए अब दिल्ली से रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सौंदर्यीकरण का। यूपी में अब तक जिन जगहों पर कूड़ा डाला जाता था वहां अब ज्यादातर जगहों पर सेल्फी पॉइंट बन गए हैं। साथ ही कुछ जगहों पर नेकी की दीवार बना दी गई है। प्रदेश में गंदगी के खिलाफ मिशन मोड में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सूबे के सभी 75 जिलों के 750 निकायों में सफाई अभियान चलाया गया और कूड़े घर को एक नया रूप दे दिया गया। जहां अब तक कूड़ा डाला जा रहा था वहां अब सेल्फी पॉइंट बन गए हैं। 75 जिलों के 750 निकाय में 75 घंटे का सफाई अभियान चलाया गया। गंदगी के खिलाफ स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम चलाई गई। स्वच्छ राज्यों की रैंकिंग उत्तर प्रदेश की छवि सुधारने के लिए कूड़ा घर को सेल्फी पॉइंट में बदला गया। योगी सरकार ने प्रदेश को चमकाने के लिए हर कोने को चमकाने का जिम्मा उठाया है, जिसके लिए प्रदेश में लगातार सफाई करने का 75 घंटों का अभियान चलाया गया। इस अभियान का मकसद था लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और शहर का सौंदर्यीकरण करना।
एक सार्थक पहल ये की जा रही है कि इनको एक एस्थेटिक पॉइंट के रूप में डेवलप करना, जिसमें सेल्फी पॉइंट्स हैं, इनका ब्यूटिफिकेशन है, इन पे वर्टिकल गार्डन्स विकसित करने। कई बार हम लोगों ने देखा है कि वेंडिंग जोन के लिए जगह नहीं उपलब्ध होती है नगर पालिकाओं में, तो ये नगर पालिका पंचायतों की ऐसी जमीन है, इतनी वैल्यूएबल जमीन है जिसपे कचरा डंप हो रहा है, तो वैसे ही साइट खराब है और एक लैंड एसेट भी खराब हो रहा है, तो वहां पर वेंडिंग जोन्स विकसित करना। तो इस तरह की कई चरणबद्ध तरीके की योजनाएं हैं, लेकिन ये 75 आवर्स का जो मिशन था वो इसलिए था कि एक कमर कस के जो पहल होती है वो हो और उसमें रिजल्ट्स जो हैं 3 दिन के भीतर दिखें। ये स्वच्छता अभियान मिशन मोड में चलाया गया और 75 घंटों का नतीजा ये रहा कि अब तक जहां कचरा डाला जाता था वहां सेल्फी पॉइंट्स बन गए। इस जगह को सेल्फी पॉइंट्स के अलावा स्वच्छता चौकी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। और ये भी संभव है कि इस जगह को बाद में रेहड़ी पटरी वालों को दिया जाए, जिससे वो अपना सामान बेच सकें और लोग दोबारा वहां कचरा न फेंकें। संगम नगरी प्रयागराज में नगर निगम की इस पहल से लोगों में स्वच्छता के प्रति उत्साह बढ़ा है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम और सरकार की इस पहल की जमकर तारीफ की है। हम संगम नगरी प्रयागराज में हैं और यहाँ पर सुभाष चौराहे के पास एक गंदगी का भंडार यहाँ हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर भी सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और लिखा है कि यहाँ पर आप नो गार्बेज जोन में हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और यहाँ पर लोगों को ये सूचित भी किया गया है कि यहाँ कूड़ा फेंकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और 500 रुपए जुर्माना भी लगेगा। और इस तरह से यहाँ पर सजावट की गई है ताकि यहाँ लोग गंदगी ना करें, कूड़ा ना फेंके। जो खराब जो पड़े टायर थे उनमें फूल लगाए गए हैं और सुंदरीकरण किया गया है। और आप देख सकते हैं ये खराब पड़ी बोतलें जो कूड़े में आप फेंक देते हैं, तो इस तरह से इसको सजाया गया है और यहाँ पर नो गार्बेज जोन बनाया गया है और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर गंदगी ना करें। बहुत अच्छी सरकार की पहल है। यहाँ पे जिस हिसाब से आम पब्लिक आ जा रही है, यहाँ पे गंदगी करते थे, इससे अच्छा है कि सेल्फी पॉइंट बना के और डेवलप करें। और नगर निगम का स्वच्छता का जो प्रयास है अतुलनीय है। ये बहुत अच्छी पहल है। एक्चुअली शहर में इतने हर लोग कहीं भी कूड़ा फेंक दें, इस तरीके का संदेश, ये कार्य से इस तरीके का संदेश है कि लोग कूड़ेदान में ही कूड़ा फेंकें। और इसको सेल्फी पॉइंट बना देने का उद्देश्य ये कि ये यहाँ पर वैसे भी लोग काफी गंदगी करते थे, तो यहाँ पर नगर निगम ने ये बहुत अच्छी पहल करी है जिससे लोग ये महसूस करें कि हमारा शहर साफ सुथरा रखना है और उस पहल पर आगे बढ़ें। वाराणसी में 141 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स का कायाकल्प किया गया है, जिसमें से 17 का सौंदर्यीकरण कर उन्हें बैठने के लिए सेल्फी पॉइंट्स के लिए तैयार किया गया। और खास बात है कि कूड़े के ढेर को हटाने के बाद स्वच्छ जगहों को रीयूज और रिसाइकल चीजों से सुंदर बनाया गया है। बनारस में लगातार कार्यक्रम होते चले आ रहे हैं, जैसे अभी काशी तमिल संगमम है, G20 के भी कार्यक्रम यहाँ होंगे, उसके पहले भी कार्यक्रम है, भविष्य में भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होने हैं। ये जो चीजें हो रही हैं कितनी सार्थक प्रयास है, जो मैसेज लेके लोग यहाँ से जाएंगे वो कितना अद्भुत होगा। अपना नाम पहले। भैया राम राम, हमारा नाम दमदार बनारसी हो। ये भैया कलन ना कि बहुत चुनौतियाँ रहल, देश चुनौतियन से नहीं चोटन से परेशान हो मालिक। अब चोटन शब्द हम इस्तेमाल करत हई नेशनल टेलीविजन पर, माफ करिए लोग, एकर मतलब बतावत हई। पिछली दो तीन 4 बरस पहले जब मोदी जी बनारस आए ललन, तो उनके स्वागत में आप देखले हो दशा सुमेर से लेके गोदौलिया तक बड़ा बड़ा गमला में कितना सुंदर सुंदर फूल पेड़ लगा दिल गल, और जैसे निकलन पीछे से कुल गमला गायब कर दिल लो। बतावा कुल सुंदरीकरण ध्वस्त हो गल। ये बतावा का सफाई का जिम्मा खाली मोदी जी और योगी जी का हो का, हमान के कुछ नहीं हो। यही जगह जौन बनल हो भैया, यही तैना कितना कूड़ा रहत रहल, गोबर का अंबार रहल, लेकिन कोई पूछे जात रहल। आज यहाँ बैठ के रजा हमके भी मजा आवा दो, सेल्फी लेते तो हम कहते कि जौन ग्रुप बनैले हन कितना 17 सुंदरीकरण कैले, ये तो बहुत बढ़िया काम होता, एकर स्वागत हो भैया, और अच्छा काम का सराहना होकवे करे चाहिए। कुछ जगहों पर कचरे को साफ करके सिर्फ सेल्फी पॉइंट ही नहीं बनाए गए, बल्कि नेकी की दीवार का भी निर्माण किया गया है, जहां से जरूरतमंद लोग अपनी जरूरत का सामान ले सकते हैं और जिनको दान करना है वो वहां सामान रख सकते हैं।
जो ये अभियान शुरू हुआ था 75 घंटे 75 जिले और 750 निकाय, उसका मकसद ये था कि जो पुरानी तस्वीर है यानी जो जिस तरह से कूड़ा कचरा था उसको भी दिखाया जाए और उसके साथ जो नई तस्वीर है जैसे इस समय हम खड़े हैं उसको भी दिखाई जाए। तो ये पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के लिए थी क्योंकि 75 जिलों में ये कैंपेन चला है 75 घंटे तक। खास बात ये है कि सेल्फी पॉइंट्स विकसित करने की बात कही गई थी, तो ये उसको विकसित भी किया गया है, यानी कि अब लोग यहाँ आ करके सेल्फी खिंचवा सकते हैं और इस बात को महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कचरा था उसको साफ करके किस तरह से जगह बनाई गई है। इसके अलावा जिस तरह से कई और योजनाएं थी उसको भी आकार दिया जा रहा है और ऐसा 75 जिलों में हर उस स्थान पर किया जा रहा है, 750 स्थान पर जहां पर पहले कूड़ा कचरा हुआ करता था। यहां हम देख रहे हैं कि जो दीन की दीवार है वो भी बनाई गई है, यानी यूटिलिटी भी उसकी हो, यानी लोग अगर सेल्फी खिंचवाने आ रहे हैं इस जगह पर और यहाँ पर साफ सुथरा है तो यहाँ पर वो जो जरूरत का सामान है, चाहे वो जूता चप्पल हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो किताबें हो, कपड़े हो, उसको रख करके जाएं और जिसको जरूरत हो वो इसको ले ले। ये कितने साल से था? आप स्थानीय निवासी हैं? यहाँ पर कचरा था क्योंकि 1 तारीख से ये कैंपेन चला है 75 घंटे तक, तो क्या ये सफाई सारी उसके बाद ही हुई है? हाँ, उसके बाद ही हुई है। जब वो काफी समय से ये कचरा यहाँ पे पड़ा रहता था, यहाँ पे सब लोग आते थे, बाथरूम करते थे, कूड़ा अपना डाल जाते थे, गाड़ियाँ खड़ी रहती थी यहाँ पे, गाड़ी के पीछे सारा कूड़ा जो है ढेर करता, बहुत ज्यादा गंदगी थी। 75 घंटे का कैंपेन चला है, हम देख रहे हैं सेल्फी पॉइंट भी है और उस पुरानी तस्वीर को भी लगाया गया है। इसका असर पड़ा है? यहाँ तो दिख रहा है, खैर हमें दिख रहा, काफी अच्छा दिख रहा है 1 तारीख से। अब कोई यहाँ पे ना कोई कूड़ा डालने आता है, ना कोई वो होता है, सुबह शाम झाड़ू लगती है। दरअसल उत्तर प्रदेश को स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में सुधारने के लिए योगी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में यूपी का एक भी शहर टॉप 10 में शामिल नहीं है, जिसकी वजह से प्रशासन प्रदेश में स्वच्छता अभियान को गंभीरता से ले रहा है और 75 जिलों को जगमगाने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ से शिल्पी सेन, वाराणसी से रोशन जायसवाल और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने कैसे ये प्रयास पूरे प्रदेश को जगमग करने की कोशिश के तहत किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब जनता का भी भरपूर सहयोग इन प्रयासों में रहे। विशेष स्वच्छता अभियान को प्रदेश में मिशन मोड में चलाया गया, जिसमें प्रशासन ने कई चुनौतियों का भी सामना किया, लेकिन हर चुनौती को पार करते हुए 750 निकाय से कूड़े घर को खत्म करके उस जगह का सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। इसमें एक खास बात यह भी है कि इस अभियान में जो भी निकाय बेहतर प्रदर्शन करेगा उसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हालांकि अभी इसके लिए मॉनिटरिंग टीम काम कर रही है। इस मॉनिटरिंग टीम के पास आपको लेकर चलते हैं, जहां डे 1 से 750 जगहों पर नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम में है, यहाँ पर जो अलग अलग पॉइंट्स हैं वहां से इनपुट्स लिए जा रहे हैं और यहाँ खुद जो नगर निकाय की डायरेक्टर हैं नेहा शर्मा, वो इसको मॉनिटर कर रही हैं और उनके साथ उनका पूरा स्टाफ है। नेहा जी, जैसे आप लोग डायरेक्ट यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं, आपको लगता है कि 75 घंटे में 75 जिले बहुत बड़ी संख्या है और देश का सबसे बड़ा सूबा है, 750 निकाय, कायाकल्प होगा? देखिए, प्रतिबद्धता पूरी है और अभियान का नाम भी प्रतिबद्ध है। एक शुरुआत इसमें एक प्रयास जो है वो पूरे मनोयोग से लोग लगे हुए हैं, तो प्रयास बहुत ही ईमानदार प्रयास है और मुझे लगता है कि इसकी जो ऊर्जा है, जितनी ऊर्जा से आप देख पा रहे हैं कि लोग लगे हुए हैं, इसका हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा और इसकी निरंतरता बनाने के लिए जो कदम उठाने हैं उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, जो पॉइंट्स हैं वहां से लोग जिनसे आप बात कर रहे हैं? बेसिकली सुबह से हम लोग देख रहे हैं, तो चूंकि पहले दिन का ये अभियान था तो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, कुछ इस तरीके की दिक्कतें थी जो अपना सॉल्व करके लोगों को साइट पे पहुंचाया गया है। साइट पे पहुंच के लोग फिर वहां रिपोर्ट कर रहे हैं। सुबह लखनऊ में माननीय मंत्री जी मैडम भी पहुंची थी साइट पे और वहां पे जाके पूरा जीबीपी पॉइंट रिमूव हुआ है और एक स्वच्छ जगह डेवलप की गई है।
बिल्कुल, तो स्वच्छता के लिए ये अभियान है, लेकिन इसमें एक टारगेट रखा गया है, एक समय सीमा रखी गई है। ये निरंतर चलने वाला एक अभियान है, एक प्रक्रिया है, और साथ में इसमें लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। लेकिन इस तरह से 75 घंटे में ये अभियान शुरू करके वो प्रतिबद्धता जताई गई है एक बार फिर से कि हमको अपने शहरों को, अपने जिलों को स्वच्छ रखना है, और इसके साथ ही इसके लिए ये भी जरूरी है कि सरकार के साथ लोग भी मिलकर के काम करें। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। महाराष्ट्र के सोलापुर में हुई एक शादी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के बाद अब कानूनी शिकंजे में फंस गई है। सोलापुर के मलशीरस तालुका में रहने वाले अतुल नाम के एक शख्स ने 2 जुड़वा बहनों से एक साथ शादी कर ली। इस अजीबोगरीब शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद लोगों की तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं तो आई हैं, जिनमें शामिल राहुल फूले नाम का एक व्यक्ति तो दूल्हे अतुल मलशीरस की शिकायत दर्ज करवाने सोलापुर के अकलुज थाने ही पहुंच गया, जिसके बाद दूल्हे पर आईपीसी की धारा 494 के तहत केस दर्ज हो गया है और पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। कुछ दिनों में जांच रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। लेकिन इस शादी के बारे में जानने वाले हर शख्स के मन में एक ही सवाल है कि जुड़वा बहनों से एक ही युवक शादी कैसे रचा सकता है? क्या यह कानूनन मुमकिन है? तो इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। कानून के नजरिए से आपको बताते हैं आखिर कहता क्या है कानून। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अनुसार पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता। अगर पति या पत्नी के जीवित रहते हुए पति पत्नी में से कोई एक दूसरे से शादी कर लेता है तो उस विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जाती है। ऐसा होने पर दोबारा शादी करने वाले पति या पत्नी को 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बाइगेमी एक्ट 1946 के अनुसार भी एक हिंदू विवाहित व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी पत्नी से शादी नहीं कर सकता है। सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी और जैन धर्म के विवाह संबंधी कानून में ऐसे ही प्रावधान है। लेकिन कुछ कानून के जानकारों का यह भी कहना है कि अगर 2 जुड़वा बहनें अतुल मलशीरस के साथ स्वेच्छा और सहमति से साथ रह रही हैं तो फिर किसी तरह का अपराध नहीं है। लेकिन अगर कानूनी पत्नी दूसरी महिला से वैवाहिक संबंध बनाने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है तो पूरा मामला अपराध की श्रेणी में आ जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है, कानून के जानकार क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट असीम सरोदे है जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी है। जी असीम, बताइए हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है और ये शादी लीगल मानी जाएगी या नहीं? हिंदू विवाह कानून के अनुसार अगर एक शादी हुई है और कोई दूसरी शादी करता है तो दूसरी शादी ये इलीगल हो जाती है। एक शादी अस्तित्व में है तो दूसरी शादी कोई नहीं कर सकता है, और अगर ऐसी शादी हुई तो पहली शादी जिनकी हुई है वो डिवोर्स भी उस कारण की वजह से मांग सकती है। इतना हिंदू विवाह कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है। उसी के साथ इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 494 में ये कहा गया है कि अगर कोई पुरुष जो शादीशुदा है वो शादी करता है और उसके पत्नी को पता है कि वो शादी कर रहा है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है उस पुरुष को। और अगर पत्नी को पता नहीं है, पहले पत्नी को, और वो दूसरी शादी कर रहा है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। लेकिन इस कानून में भी एक जो प्रावधान हम देखेंगे तो उसमें है कि कंप्लेंट कौन करेगा अगर दूसरी शादी की है तो उसमें यही है कि खुद वो औरत जो विक्टिम है, पहली वाइफ है, वो कंप्लेंट कर सकती है, जो दूसरी बीवी है वो कंप्लेंट कर सकती है। ये दोनों बीवियों के कोई क्लोज रिलेटिव जो माँ है, बाप है, भाई है, बहन है या मामा है, ऐसे कोई लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छी खबर, सच्ची खबर में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद हम बेहद दिलचस्प तस्वीर आपके सामने पेश करने वाले हैं। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली में एमसीडी चुनाव से जुड़ी एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।